हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं फिजिक्स के, आज हम आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाएंगे और बताएंगे कि ये आपकी बार 2026 के एग्ज़ाम में आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2026 वालों के लिए। तो हम आपको ले चलते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला प्रश्न है कि ये है बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आ गया। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम कण कंपन करने लगते हैं। इसी को हाइगेंस के द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। हमारा दूसरा है, तरंगा पर स्थित प्रत्येक माध्यम में कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तीसरा हमारा है, किसी क्षण यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचा जाए तो उस क्षण वह तरंगांक की नई स्थिति को दर्शाएगा। बच्चों, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 2026 में आने की संभावना बहुत अधिक है। इसके बाद आता है हमारा बच्चों ये व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। ये हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है। दोनों स्रोत समान कला में होने चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत संक्रिय होने चाहिए। दोनों स्रोतों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। दोनों स्रोतों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा वाला। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बारंबारी, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जितना आप कह सकें इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0n1 प्लस 992 इंटू 235। इसका हम विखंडन करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 56 BA। इसका घात हो जाएगा 145 प्लस 36 KR 90 प्लस ऊर्जा न्यूट्रॉन यूरेनियम बनेगा बच्चों। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का कार्य करता है। उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा बच्चों, देख सकते हैं P-N संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ खींचिए तथा कार्यविधि समझाइए।
100% इम्पॉर्टेंट है, 100% गारंटी है, अब की बार 2026 में आएगा। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा हो गई, निवेशी हो गई और वोल्टेज हो गया। आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं बच्चों। इसकी बनावट के बारे में हम बात करेंगे। बनावट, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तथा द्वितीयक कुंडली S में एक P-N संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। इसकी कार्यविधि समझेंगे हम बच्चों। इसकी कार्यविधि देखिए, यह कार्यविधि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आर्द्र चक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा A, B के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड अग्र दिशा की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा CD की ओर बहने लगती है। इसके बाद ऋणात्मक अर्ध चक्र में जब कुंडली का सिरा A, B के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड पक्ष दिशा स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है बच्चों। अतः P-N संधि डायोड के आर्द्र तरंग दृष्टि कार्य में केवल धनात्मक आर्द्र चक्र में ही लोड प्रतिरोध धारा का प्रवाह होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारा अगला हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं। कहाँ गया ये? किधर गया? ये हो जाएगा हमारे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। जितना आज मैं बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट है 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों। प्रकाश के व्यक्तिकरण से क्या तात्पर्य है? जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगें एक साथ एक दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को बच्चों व्यक्तिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिकरण इस घटना को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। इसमें पहला हो जाएगा हमारा, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दूसरा हो जाएगा, दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। तीसरा हो जाएगा हमारा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। चौथा हो जाएगा इसका, दोनों स्रोतों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, दोनों स्रोतों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। इसके आगे हम देखेंगे देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? इसका पहले हेडिंग हो जाएगा देहली आवृत्ति। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके,
इसे भी से दर्शाते हैं। इसका कार्यफलन हो जाएगा बच्चों, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्यफलन कहते हैं, ऊर्जा का कार्यफलन कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं बच्चों। W अपान बराबर एच भी। इसका हो जाएगा एच बराबर प्लांक नियतांक हो जाएगा। VO देहली आवृत्ति हो जाएगी इसकी बच्चों। इसके बाद आता है हमारा ये बच्चों हमारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी? तो इसका हो जाएगा बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य 2 कमियां हैं। कितनी कमियां हैं बच्चों? 2 कमियां। पहला हो जाएगा इसमें, रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यह एक कमी थी, रदरफोर्ड की एक कमी थी बच्चों। ये हमारा दूसरा हो जाएगा इसमें हेडिंग। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। यह हो जाएगा बच्चों हमारा। इसके बाद आता है हमारा नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज हम जितने भी बता रहे हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाभिकीय बल हमारा ये हेडिंग हो जाएगा। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियो P+N को बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं बच्चों। नाभिकीय बल कहते हैं। इसके गुण हो जाएंगे, ये बल आकर्षण बल होते हैं। पहले हो जाएंगे, ये बल आकर्षण बल होते हैं। ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये बल लघु परिसर के होते हैं। लघु परिसर के होते हैं ये बल बच्चों। इसके बाद हो जाएगा बच्चों हमारा ये वाला हो जाएगा बच्चों हमारा, देख सकते हैं। नाभिकीय संलयन क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं बच्चों। जैसे हो गया ये 1H2 + 1H2, इसको बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2He4 प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। दूसरा हो जाएगा हमारा बच्चों नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसको हम इसके सहायता से समझ सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ये इसके सहायता से हम लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उतना तो आप जानकार होंगे ही।
द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं बच्चों? किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान योग के कुछ कम होता है। इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे आप देख सकते हैं बच्चों, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे बच्चों। हमारी तबीयत ख़राब है, इसीलिए इसके आगे हम बच्चों आपको कल पढ़ाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप किस शहर से हैं अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद बच्चों। जय श्री राम, राधे राधे सभी बच्चों को।